गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग वर्ग सप्तम के हिस्ट्री बुक से चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का हेडलाइन है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपका सिलेबस है 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक, इस दौरान आपको सिलेबस में पढ़ना है। इस 700 ईस्वी में दैट मीन्स 7th सेंचुरी में ही नए नए राजाओं और उनके साम्राज्यों का उदय हुआ। यह 7वीं सदी का दौर निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन का दौर रहा था, जिसमें नए नए राजाओं, नए नए उनके साम्राज्यों का उदय होने के साथ साथ नए नए धर्म, नए नए धर्मों को जन्म देने वाले लोग, नए नए धर्मों को मानने वाले अनुयायी, मतावलंबी का दौर रहा था। इसी दौर में भारत में अनेक देवी देवताओं का उदय हुआ। इसी 7वीं सदी में ही देवी पूजा के अंतर्गत तंत्र पूजा का विकास हुआ, जो आप आगे के क्लासों में, उच्च क्लासों में आप इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको स्मरण रखना चाहिए कि निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में 7वीं सदी का काल अत्यंत महत्वपूर्ण और युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप नए नए नियम कानूनों के साथ साथ नए नए राजाओं और उनके साम्राज्यों के साथ साथ नए नए धर्मों और उसके अंतर्गत निहित सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries। यहाँ एक मैप नीचे में दिया हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। यह समय 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी का काल था, जिसमें देश के विभिन्न भागों में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नए नए राजाओं और उनके राजवंशों का, उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब इस चैप्टर में इस सब टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ, नए नए राजवंशों का उदय हुआ। By the 17th century, there were big landlords or warriors chiefs in different regions of the subcontinent। पिछले के क्लास में मैंने चर्चा किया था कि 7वीं सदी का दौर ऐसा है जिसमें तीव्र गति से जनसंख्या का विकास हुआ, जंगलों को व्यापक पैमाने पर काटा गया, खेती करने लायक जमीन का विस्तार हुआ। जो जमींदार, जो लोग, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग जितने जमीन पर कब्जा कर लेते थे, जितने बड़े भूभाग के लोगों को अपने अधीन कर लेते थे, वह उतना बड़े या उतने जमीन के मालिक बन जाते थे, उतने बड़े सामंत बन जाते थे। इस तरह से वो अपने ताकत के बल पर, चाहे सैन्य ताकत के बल पर हो या अपने शारीरिक बल क्षमता के आधार पर, वो अपने ताकत का विस्तार कर साम्राज्य का निर्माण करते थे और उतने जमीन का मालिक हो जाते थे, उतने दूर तक के लोगों से टैक्स वसूलते थे। इस तरह से हमारे देश में 7वीं सदी से ही सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत होने का प्रमाण इतिहास में मिलता है। उस समय 7वीं सदी में ही बड़े बड़े योद्धा, लड़ाकू युद्ध में छत्रों को जीतकर अपने अधीन कर लेते थे और उसके बॉस बन जाते थे। Existing king often acknowledged them as their subordinates or summons. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with the military support as samantas gained power and wealth। ये वॉरियर, ये योद्धा, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड अपने ताकत को सामंतों के अंतर्गत ट्रांसफर कर देते थे। ये सामंत कुछ बड़े भूक्षत्रों के मालिक होते थे और जो अपने स्वामी को समय समय पर गिफ्ट देते थे और अपने स्वामी के अधीन
रहते हुए, उनको गिफ्ट देते हुए, टैक्स देते हुए बड़े बड़े सेनाओं का निर्माण करते थे और युद्ध के समय में उसकी मदद किया करते थे। They declared themselves to be Mahasamant, Mahamandaleshwar, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. और जो जितना जमीन का मालिक होता था, जो जितनी बड़ी सेना का मालिक होता था, सामंत उसके अनुरूप ही बड़े बड़े टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ लेते थे, जैसे महासामंत, जैसे महामंडलेश्वर। ये सब जो बड़े बड़े टाइटल हैं वो उनके मिलिट्री कैपेसिटी का और जमीन भूमि के व्यापक क्षेत्रों में उनके प्रभाव को दर्शाता है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बड़े बड़े सामंत जो बड़े बड़े टाइटल धारण कर करके अपने आप को महिमा मंडित करते थे, समय आने पर या अपने स्वामी की सत्ता शक्ति कमजोर होने पर उसे पदच्युत कर करके कभी कभी उनके पद को, स्वामी के पद को धारण कर करके उनसे ऊपर वाले पद को भी प्राप्त कर लेते थे। इनकी महत्वाकांक्षा हमेशा बलवती होती रहती थी और अपने स्वामी के कमजोर होने का, उनकी ताकत के कमजोर होने का ये पता लगाते रहते थे। जैसे ही वो कमजोरी का एहसास हुआ या उनकी मृत्यु हो गई या उनका कुछ शारीरिक या सैनिक क्षमता घट गया तो उनको हटा करके उसके पद को और उसकी शक्ति को, सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये ललायित रहते थे। One such instance was that the Rashtrakoot in the Deccan, initially they were subordinate to the Chaluk of Karnataka. इसी 7वीं सदी के दौरान एक दृष्टांत है, एक कहानी है कि राष्ट्रकूट राजवंशों का उदय हुआ दक्कन में, जिसको अभी आप साउथ इंडिया कहते हैं। 7वीं सदी में वो दक्कन का प्रदेश कहलाता था, पठारी क्षेत्र कहलाता था। वहां पर राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। राष्ट्रकूट राजवंश प्राथमिक दौर में, शुरुआती दौर में कर्नाटक के चालुक्य वंश के अधीन काम करने वाले अधीनस्थ थे, अधीनस्थ लोग थे। पहले वो कर्नाटक के चालुक्य वंश के अंतर्गत काम कर करके राजकाज के नियम कायदे कानून को सीख कर अपने आप को ट्रेंड किए और जैसे ही उसकी शक्ति कमजोर हुई इन्होंने एक अलग राजवंश की स्थापना कर दी जिसको राष्ट्रकूट वंश कहते हैं। In the mid-8th century, दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ, 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में माना जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग। कब हुआ, तो मिड-8th सेंचुरी, 8वीं सदी के मध्य में हुआ। Overthrow his Chaluk overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. वह दंती दुर्ग चालुक्य वंशों पर अपना आधिपत्य, कर्नाटक के चालुक्य वंशों पर आधिपत्य स्थापित करते हुए राजा बनने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान किया जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया। When the ritual was performed with the help of Brahman, हिरण्यगर्भ का संस्कार कौन करेगा, तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण निश्चित रूप से जब ब्राह्मणों की स्वीकृति मिलती थी, ब्राह्मण वह रिचुअल करवा करके, कर्मकांड करवा करके राजा को सिंहासन रूढ़ करने में सहयोग करते थे, तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों की शक्ति, क्षमता, पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था और निश्चित रूप से वो राजा के बाद या राजा के समकक्ष वह सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लास के अंतर्गत आते थे। राजा भी उनकी सहमति से, स्वीकृति से शासन चलाता था या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत ही सिंहासन पर बैठता था। It was thought to lead the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya ovan if he was not one by birth. चाहे भले ही आप क्षत्रिय वंश में ना जन्म लिए हों, क्षत्रिय जाति में ना जन्म लिए हों, लेकिन राजा यदि ब्राह्मणों की स्वीकृति मिल जाती थी, ब्राह्मण उसे धार्मिक कर्मकांड के रूप में हिरण्यगर्भ जैसे संस्कार करा देते थे तो वह राजा बनने लायक बन जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadam Mayur Sharman and the Gurjar Pratihar Harishchandra were Brahmanas who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. ऐसे बहुत से उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी, जो ब्राह्मण में जन्म लेते हुए भी ब्राह्मण का कर्म छोड़ करके उन्होंने क्षत्रिय
कर्तव्यों का पालन किया और ये महत्वपूर्ण राजवंशों की स्थापना की। धन्यवाद। टुमारो विल बी डिस्कस्ड।